Assalamualaikum dear viewers. It's Iqra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of set theory, lecture number 20 that will deal with some famous functions related to set स्टूडेंट्स theory. हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर जिसका हम लोग फंक्शन से चैप्टर कर रहे थे। आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें, थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर हो जाएं। और मेरी अपने स्टूडेंट से तो खास कर रिक्वेस्ट ये है कि वो कमेंट सेक्शन में आकर वहाँ कमेंट करें, ठीक है। और आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीखेंगे, एक नई चीज़ है। पहले बहुत कम लोग इसको सीखते हैं। इवन कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं 2020 के, उसमें भी ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और नई चीज़ है। बेसिकली ये ब्रैकेट फंक्शन की तरह ही है। फ्लोर फंक्शन आपके पास क्या है, जो आपको नज़र आ रहा है ये लोअर साइड से ब्रैकेट्स बांधना है। इस तरीके से सीलिंग फंक्शन जो होगा वो अपर साइड से बांध होगा। अच्छा, इस चीज़ को आप कहते हैं फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर बताता है ये फ्लोर फंक्शन। आपको क्या बताएगा, ग्रेटेस्ट याद करना है आपने, उल्टा चलना है नीचे से ऊपर, मतलब फ्लोर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स। इसी तरीके से अगर आप सीलिंग फंक्शन को देखें तो ये ऊपर साइड से ब्रैकेट बांधा है, इसकी नोटेशन है कॉल्ड द सीलिंग फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट्स द लीस्ट इंटीजर। सीलिंग फंक्शन आपको लीस्ट इंटीजर बताता है दैट डज नॉट एक्सीड एक्स। अच्छा, अब ये बात तो आपके ऊपर से गुजर गई होनी है। मेजॉरिटी जो थ्योरी को स्टार्टिंग, क्योंकि ये सेट थ्योरी बिल्कुल टर्म 1 में पढ़ी जाती है, तो बिल्कुल अभी आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। थ्योरी आप इतनी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको मैं मोल्ड कर रही हूँ अपने वर्ड्स में, ठीक है। डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स का मतलब क्या है कि आपने वो नंबर उठाना है जो उसके लेफ्ट साइड पर होगा। और लीस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स का मतलब है आपने वो नंबर उठाना है जो उस नंबर के राइट साइड पर होगा। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आपको कहता है कि आप सीलिंग फंक्शन निकाल दें किसका, 7.5 का। किसका, सॉरी, फ्लोर फंक्शन निकाल दें किसका, 7.5 का। अगर मैं नंबर लाइन को ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पर 8 एंड सो ऑन, ये आगे चल रहा है। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है फ्लोर फंक्शन किसका, 7.5 का। 7.5 तो आता है यहाँ पर 7 और 8 के दरमियान में, क्योंकि ये क्या है, फ्लोर फंक्शन है। और फ्लोर फंक्शन कहता है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स, जो उस एक्स से बड़ा ना हो। इंटीजर जो इससे एक्स से बड़ा ना हो। अब एक्स आपके पास 7.5 है, ठीक है, और 7.5 से बड़ा इंटीजर तो 8 है। तो हमने तो कहा है कि वो उसको एक्सीड नहीं करता, तो मतलब हमने उसका लेफ्ट साइड, आम अल्फाज में हमने क्या करना है, फ्लोर फंक्शन के लिए वो जगह नॉमिनेट करके उसके लेफ्ट पर देखना है कि कौन सा इंटीजर है। इसके लेफ्ट पर इंटीजर 7 है, लिहाजा फ्लोर फंक्शन 7.5 का आ गया 7। यही काम हम यहाँ कर लेते हैं इसके लिए कि अब आपको वो कह देता है कि अब आपने फ्लोर फंक्शन नहीं निकालना, अब आपने क्या निकालना है, सीलिंग फंक्शन निकालना है किसका, 7.5 का। 7.5 का सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या है, यही चले नंबर लाइन हम यूज कर लेते हैं। लीस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड एक्स, लीस्ट इंटीजर अब आपने बताना है। दूसरे अल्फाज में आपने उस नंबर के राइट साइड वाला इंटीजर बताना है, ठीक है। तो 7.5 ये है, तो सीलिंग फंक्शन है, इसलिए उसके राइट साइड पर कौन सा इंटीजर है, दो इंटीजर्स हैं उसके आसपास, एक 7 इंटीजर है और एक 8 इंटीजर है। लेकिन सीलिंग फंक्शन के लिए आपने राइट साइड वाला इंटीजर बताना होता है और वो आपके पास है 8। तो यहाँ पर देखें कि सिर्फ ब्रैकेट्स आपने चेंज किए हैं। ये फ्लोर उसका आया 7 और सीलिंग उसकी आई 8।
एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास -18 आ जाए और कहता है इसका फ्लोर फंक्शन निकालें, इसी तरीके से -18 आ जाए और कहता है इसका सीलिंग फंक्शन निकालें, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? ये पहले से ही इंटीजर है, ये तो इंटीजर नहीं था ना, ये तो रियल नंबर था 7.5, इंटीजर है। इंटीजर का फ्लोर फंक्शन भी वो खुद ही होता है और सीलिंग फंक्शन भी वो खुद ही होता है। ये आपके पास बेसिकली फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन था, और इसी तरह की मिलती जुलती अगर कभी वक्त मिला और ज़िंदगी ने साथ दिया तो हम ब्रैकेट फंक्शन भी आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। तो वो बहुत सिंपल होता है, इफ अ फंक्शन डेफिनेशन रेफर टू इटसेल्फ। बार बार अगर हम लोगों ने अगले स्टेप में जाने के लिए पिछला स्टेप यूज़ करना होता है तो ये रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करने लगे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन आपके पास क्या है? फैक्टोरियल फंक्शन को आप डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर आपके पास n 0 हो, इफ n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन आपके पास n फैक्टोरियल क्या आए? 1 आए। ठीक है, बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन ये होता है, और ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी नंबर की, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है तो उसका फैक्टोरियल क्या आता है? आप 5, 4, 3, 2 और 1 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बेसिकली फैक्टोरियल फंक्शन होता है और ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है। तो उसको डिफाइन मैं कर रही हूँ कि अगर आपके पास n 0 है तो देन n फैक्टोरियल 1 आना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास इसकी ये होती है, इफ n ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। n फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल आपके पास हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस चीज़ को मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इस सारी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इस सारी चीज़ को लिख सकते हैं आप 4 फैक्टोरियल। मीन्स ये आपके पास n था वो यहाँ पर आ गया, और ये n माइनस 1 मीन्स 4 फैक्टोरियल आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती चली हूँ कि एक चीज़ होती है वेल डिफाइंड फंक्शन। वेल डिफाइंड फंक्शन के लिए दो प्रॉपर्टीज आपको पूरी करनी पड़ती हैं। एक के आपके पास पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक आर्ग्यूमेंट आपके पास आए जिसको आप बेस वैल्यू कहते हैं। बेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जिसके लिए जो आपका फंक्शन है वो खुद को रेफर ना करे। ठीक है, जिस तरीके से n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आपके पास आंसर 1 आ रहा है, ये दोबारा n को तो रेफर ही नहीं कर रहा। तो इसकी जो आपके पास बेस वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 0 है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप फंक्शन हर दफा जब अपने आप को रेफर करे, बार बार मतलब जब अपने आप की तरफ ही जाए फंक्शन, तो आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन का होगा वो बेस वैल्यू के क्लोज रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू n फैक्टोरियल की है वो एक्सप्लिसिटली गिवन है जब n इज इक्वल टू 0 है, और जब n फैक्टोरियल आर्बिट्रेरी वैल्यू आप देते हैं तो डिफाइंड इन टर्म ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ n विच इज क्लोजर टू द बेस वैल्यू ऑफ 0। तो एक ये आपके पास क्वेश्चन है। लास्ट जो आपके पास इस चैप्टर का की डेफिनेशन है वो है फिबोनाची सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट आपको मिल सकती है, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, और इसको आप डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि दो तरह, ये भी आपके पास बेसिकली वेल डिफाइंड फंक्शन को ही डिफाइन करता है कि अगर आपके पास n आपके पास 0 हो और n आपके पास क्या हो? 1 हो, देन आपके पास जो फंक्शन रेफर करेगा वो n खुद होगा। मतलब 0 लगाएंगे तो f0 0 आएगा, n 1 लगाएंगे तो f1 1 आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास n 1 से बड़ा हो जाता है
तो फिर आपके पास क्या होता है, देन एफ एन किसके इक्वल होगा, पिछले वाले दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब हर अगले वाले स्टेप में पिछला वाला स्टेप इस्तेमाल होगा। तो ये फिर इस हिसाब से रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन होगा। और क्यों, क्योंकि इसकी दो आपके पास आर्ग्यूमेंट या बेस वैल्यूज मिल गई हैं, तो ये वेल डिफाइंड भी होगा। तो इसका टेबल ड्रॉ करना मैं आपको सिखा रही हूँ, यहाँ पर छोटी सी जगह पर ही आपको ड्रॉ करना मैं सिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से जो है फिबोनाची सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। वो ये है कि एफ नॉट पहला सीक्वेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, ये इसकी टर्म्स होती हैं, सो ऑन। इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एफ नॉट ये देखें एन जीरो है तो एफ जीरो जीरो के इक्वल आएगा, मतलब पहली टर्म इस सीक्वेंस की क्या बनेगी, जीरो। जब नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो एफ वन लगाएंगे, उसके लिए भी आपने डेफिनेशन में बताया है कि एन वन है तो एफ वन एन वन वन आ जाएगा, मीन्स इस सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म बनेगी वो वन बनेगी। अब तीसरी के बारे में क्या ख्याल है, तीसरी के बारे में मतलब यहाँ पर जब आपने क्या लगाना है, टू लगाना है, तो यहाँ पर टू आया, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर वन, मतलब एफ जीरो और एफ वन को ऐड करना है। इन शॉर्ट एफ टू को फाइंड आउट करने के लिए आपने ऊपर वाले दो नंबर्स को ऐड कर देना है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा वन। तो इसकी जो थर्ड टर्म बनी वो आपके पास क्या बन गई, वन। इसी तरीके से आप अब जब एफ थ्री निकालेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अपने से ऊपर वाली दो टर्म्स को ऐड करेंगे, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी जिनको मैं ग्रीन ब्लॉक में बंद कर रही हूँ। तो ये क्या आ गया आपके पास टू, तो मतलब नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गई टू। इसी तरीके से आप अगर एफ फोर निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली दो टर्म्स को ऐड कर देंगे, ऊपर वाली दो टर्म्स ऐड होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, थ्री। तो कुछ सीक्वेंस आपके पास ये बनेगा, जीरो वन वन टू थ्री, आगे 5 8 13 21 34 55 89 144, ये आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस है। वेल डिफाइंड से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, उसी को गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके पास रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन की एक एग्जांपल है और उसकी एक्सरसाइज है, साथ ही उसमें फ्लोर फंक्शन ले लिया है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेपर में सिर्फ फ्लोर फंक्शन आए, सीलिंग फंक्शन भी हो सकता है, तो उसके मुताबिक ही आपने इसको यूज़ करते जाना है। और ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन भी है, क्यों, क्योंकि इसमें बेस वैल्यू आपको जीरो मिल रही है। ठीक है, अब हमने L25 फाइंड आउट करना है और डिफाइंड इस तरह पीस वाइज हुआ है, तो L25 मालूम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। L25 देखिए ये n क्या है, ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट यूज होगा। इस पार्ट को यूज करने के लिए आपके पास ये आंसर आएगा। यहाँ पर ये l नहीं है, ये फ्लोर फंक्शन है, इसकी मैं थोड़ी ब्रैकेट कम कर रही हूँ। यहाँ 25 है, 25/2 कर लेते हैं और यहाँ पर ये 1 आ गया और ये ब्रैकेट आपके पास बंद होगी। बेसिकली ये ब्रैकेट भी यहाँ पर बंद होती है। अच्छा, ये आपके पास L आ गया। अब जरा देखें 25 को आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 12.5। आपके पास आंसर क्या आता है, बेसिकली 12.5। और 12.5 चले मैं यहाँ लिख देती हूँ एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। 12.5 और ये आ गया फ्लोर फंक्शन +1 और ये ब्रैकेट 1। अब इसको एवेल्युएट करेंगे, ये L है। फ्लोर फंक्शन मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पर 12.5 के लेफ्ट साइड पर इंटीजर कौन सा होगा, वो आपके पास इंटीजर होगा बेसिकली 12। तो L12 साथ में +1 आ गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट यहाँ नहीं थी, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर है। ठीक है, अब सही हुआ है। ओके, दिस वन, दिस वन। ठीक है, अब L12 है, L12 के लिए मैं यहाँ चले मार्कर चेंज कर लेते हैं। L12 के लिए आप क्या करेंगे, L ये आपके पास फ्लोर फंक्शन 12/2 फ्लोर फंक्शन +1 और ये वाला +1 एज इट इज। यहाँ पर आपके पास रह गया L6
और ये आ गया 2। अब देखें बार बार आप वही फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास n/2 3 बन जाएगा और +1 और ये +2 एज इट इज, तो आपके पास बन गया L3 + 3। उसके बाद जब आप इस पर ऑपरेट करेंगे ये वाली डेफिनेशन, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1.5। तो उसका आंसर आ जाएगा, सीलिंग फंक्शन का आंसर आ जाएगा L1, और एक 1 इस डेफिनेशन में आएगा और 3 ये, टोटल मिला के 4 हो गए। और L1 के लिए जब N1 है तो आंसर क्या है 0, ये आंसर हो गया 0। तो एज अ होल L25 आपके पास क्या आ गया 4। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल मिले और आप चाहें कि वो आपको समझाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दें, आपके लिए वीडियो बनाकर पर्सनली अपलोड कर दी जाएगी। Dear viewers, that's it. This was today's lecture. Hope you all understood it. If you are facing any sort of problem, you are always welcome in the comment section. Take very good care of yourself. Keep the team of Mathsbox in your prayers. Allah Hafiz.